हाँ, तो हम पढ़ रहे थे तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज इसका दूसरा और अंतिम भाग है। और पीछे की क्लासों में हमने सतत के बारे में और व्यापक के बारे में, और क्लास के अंतिम छोर पर हमने मापन और मूल्यांकन में अंतर देखा था कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मापन जो है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है। इसके अलावा हमने सतत में देखा कि समस्त प्रकार की जो अपनी अवबोध से संबंधित है, रुचि से संबंधित है, ये जो सारी चीज़ें जो विकसित होती है वो हमारे सतत निरंतरता जो बनी रहती है। व्यापक में हमारा शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो क्षेत्र आता है वो हमारा इसमें आता है। तो इसमें हमारा ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है व्यापक शब्द से, और सतत जो शब्द है इससे हमारा जो है व्यवहारात्मक पक्ष है जो मजबूत होता है। इसके बाद में हमने मूल्यांकन शुरू किया था, और मूल्यांकन को हमने मापन से अलग किया था कि मापन जो है मूल्यांकन का एक भाग है। मूल्यांकन एक विस्तृत क्षेत्र में होता है, मापन एक सीमित क्षेत्र में होता है। मापन एक पक्षीय होता है, मूल्यांकन जो है वो बहुपक्षीय होता है। आज देखिए हम इसी CCE को समझते हैं कि CCE क्या है, इसमें मूल्यांकन किस तरह से लिया जाता है और कितनी तरह से लिया जाता है। इसमें आपको सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जो CCE है उसका जो वर्तमान नाम है वो SIQE कर दिया गया है। तो SIQE स्टेट इंसेंटिव क्वालिटी एजुकेशन जो उसका कर दिया गया है। तो उसने अपने बेस पर 3 तरह की परीक्षाएं आयोजित करती है, 3 एजेंसियां उसके कार्य करती है। एक आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा जो CCE जो परीक्षा प्रणाली है वो किस तरह से होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली हमने देखा कि जो मात्रात्मक परीक्षाएं ली जाती है उसमें तो क्या होता है कि जैसे प्रथम परख 10 में अंक दिए जाते हैं, फिर द्वितीय मासिक परख, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक, इस तरह से, फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप CCE में देखेंगे तो थोड़ा सा भिन्न है। CCE भिन्न कैसे है कि उसमें जो शिक्षण सत्र है वो 12 महीनों को 6-6 महीनों में बांटा गया है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो 12 महीने हैं उनमें उन्होंने क्या कर दिया, 6-6 महीने का बांट दिया गया। किस तरह से बांट दिया गया थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक शिक्षण सत्र उन्होंने मार्च, जैसे मार्च तीसरा महीना होता है, ठीक है, इसके अंदर आप मान लीजिए कि लगभग 6 महीने का एक शिक्षण सत्र मान लेते हैं। यानी शिक्षण सत्र तो क्या मानते हैं, एक पूरी यूनिट मान लेते हैं 6 महीने की। तो मार्च से शुरू मान लीजिए शिक्षण सत्र शुरू किया जाता है तो वो लगभग आपके चलता है अक्टूबर तक। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से सवाल भी बन सकता है। फिर एक शिक्षण सत्र शुरू होता है जो आधे अक्टूबर से शुरू होता है, वो आगे वाले मार्च तक चलता है। मान लीजिए ये मार्च 2022 से शुरू हुआ, ये अक्टूबर 2022 तक चलेगा, फिर ये अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ और ये मार्च 2023 तक। तो लगभग 6-6 माह के 2 इसके अंदर एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। 6-6 माह के 2 शिक्षण सत्र होते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसमें 2 तरह की परीक्षाएं आयोजित होती है। इसमें कितने तरह की परीक्षाएं आयोजित होती है, 2 तरह की। पहला जो सत्र होता है इसमें जो प्रथम जो परीक्षाएँ होती हैं इनको विशेष रूप से जो परीक्षण लिया जाता है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है भाई, एक तो इसको कहते हैं रचनात्मक, या इसका दूसरा नाम है निर्माणात्मक। और ये पहला सत्र है इसलिए इसको प्रारंभिक भी कहते हैं, और वो है वो अंतिम है, उसको अंतिम भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक और नाम इसको कह सकते हैं, दूसरा परीक्षाओं का जो आयोजन होता है वो होते हैं योगात्मक परीक्षा। यह होता है दूसरा सत्र। पहला कौन सा परीक्षण, रचनात्मक या निर्माणात्मक या प्रारंभिक। दूसरा योगात्मक परीक्षण अक्टूबर से मार्च तक चलता है, ये मार्च से अक्टूबर चलता है। और ये किस पैटर्न पर चलता है, CCE के पैटर्न पर। ध्यान रखना है, थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखें। हम बात किसकी कर रहे हैं, CCE पैटर्न क्या है, परीक्षाओं का आयोजन किस तरह से होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सबसे पहले कि जो CCE है वो पहले करता है रचनात्मक परीक्षाएं आयोजित,
और जो रचनात्मक परीक्षाएं या निर्माणात्मक परीक्षाएं होती हैं उनको प्रारंभिक कहते हैं। उसके बाद में दूसरी जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो कहलाती है आपकी योगात्मक। आराम से देखें, ये बिंदु बहुत आसान भी है और समझ में भी अच्छे से आएगा। इसके बाद में इनकी अवधि की बात करें, पहला बिंदु इसका ये होगा कि ये परीक्षाएं मार्च अक्टूबर से शुरू होती है और ये परीक्षाएं अक्टूबर से मार्च तक इनका सत्र रहता है। फिर कहते हैं कि कैसे चलती है ये, तो ध्यान से चलें। ये जो निर्माणात्मक या रचनात्मक है इनको फॉर्मेटिव कहते हैं, तो और इनको क्या कहते हैं, योगात्मक परीक्षण को सम्मेटिव कहते हैं। ये फॉर्मेटिव होती है, ये सम्मेटिव होती है। अब इनका तरीका क्या रहता है आप इसको समझ लें एक बार, कि एक तो ये क्या होता है विद्यालय स्तर पर होती है और किस तरह से होती है, ध्यान से सुने। कि जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव F1 से इंगित कर सकते हैं। ये मान लो पहला टेस्ट हो गया। सपोज कीजिए पूरी परीक्षा 100% अंकों की होनी है। जो पहला फॉर्मेटिव होगा अर्थात पहली जो रचनात्मक परीक्षा होगी वो F1 होगा, जिसको किस नाम से बताया गया है, F1। और वो कितने 10% का होगा। कितने प्रतिशत का, 10%। ध्यान रखना एक एक बिंदु है ना। इसके बाद में क्या होगा, F2 होगा और F2 होगा वो भी कितने प्रतिशत का होगा, 10% का। एक एक बिंदु समझना। जैसे F1 प्लस F2, F1 परीक्षाएं हो गई, F2 हो गई, अर्थात ये मान सकते हैं प्रथम परख हो गया, द्वितीय परख हो गया। ये फर्क नहीं, ये ग्रेडिंग का सिस्टम है। F1 10% अंकों की होगी, F1 10% अंकों की होगी। जैसे F1 F2 हुआ, इसके तुरंत बाद S1 हो जाता है, यानी योगात्मक परीक्षण हो जाता है। 2 रचनात्मक या निर्माणात्मक परीक्षाओं के बाद एक योगात्मक परीक्षण होता है। तो एक बार क्या कर देते हैं, इनकी ये लाइन हटा देते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू दोनों के लिए है। ये समझ रहे हो बात को, ये बीच वाली लाइन हटा दिया। चलो भाई, तो ध्यान दें। पहले फॉर्मेटिव टेस्ट फर्स्ट 10% अंकों का, फॉर्मेटिव टेस्ट सेकंड 10% अंकों का, और पहला इनके बाद में जो होगा वो सम्मेटिव टेस्ट होगा और वो होगा लगभग आपके 30% अंकों का। ध्यान से देखना आप। हो गए 2। अब ये अवधि है वो मार्च और अक्टूबर के बीच की अवधि है। इसमें क्या होगा, F1 फॉर्मेटिव टेस्ट फर्स्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट सेकंड, और उसके बाद में एक योगात्मक परीक्षण होगा S1 सम्मेटिव टेस्ट फर्स्ट। तो कई जगह FA F2 SA ऐसा भी लिखा रहता है, तो ध्यान दें। पहला 10%, फिर 10%, फिर 30%। इसके बाद में ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। 6 माह बाद में फिर चलता है, फिर इसकी प्रक्रिया आगे चलती है। तो अब जो होगा वो होगा F3। ध्यान से सुने, F3 वो कितने प्रतिशत का होगा, 10% का। उसके बाद में होगा F4, वो कितने प्रतिशत का होगा, 10% का। कितने का हो गया भाई, 10। ध्यान से देखना एक एक बिंदु। इसके बाद में S2 होता है, अर्थात यहाँ S1 हो गया समेटिव, योगात्मक परीक्षण पहला हो गया, अब योगात्मक परीक्षण दूसरा होगा, और वो टोटल होगा कितने प्रतिशत अंकों का, 30% अंकों का। अब ध्यान से सुनना, 10, 10, 20 और 30, 50, ये हो गया आपका 50%। 10, 10, 20, 30, 50, ये कितना हो गया, 50%। तो कुल परसेंटेज कितने हो गए, ये 100% अंकों का पूरा एक सत्र बन गया। ध्यान से सुनना, पहले होगा F1 10% वेटेज रहेगा ग्रेडिंग सिस्टम में, F2 उसमें भी 10% अंक रहेगा, फिर पहला 2 निर्माणात्मक हो गए, 2 निर्माणात्मक, तुरंत बाद में एक योगात्मक। कई बार कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, CCE के बारे में इस तरह से प्रश्न आते हैं ना, तो बड़ा क्वेश्चन बनते हैं कि F1 और F2 के बाद, अर्थात 2 निर्माणात्मक परीक्षाओं के बाद एक योगात्मक परीक्षण होता है। बिल्कुल सही है, 2 F1 F2, ये मान लो F वाली है और ये FS है, इसको आप S से मान लो, इसको आप F से मान लो। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो, मैं लाइन बोल रहा हूँ कि 2 फॉर्मेटिव परीक्षाओं के बाद एक सम्मेटिव परीक्षा होगी, या आप यूँ समझ लें 2 रचनात्मक या निर्माणात्मक परीक्षाओं के बाद में एक योगात्मक परीक्षा होगी, उसके बाद वापस और 2 फॉर्मेटिव टेस्ट होंगे, 2 और रचनात्मक परीक्षाएं होगी, उसके बाद में कितना होगा, एक और योगात्मक परीक्षण होगा। अब देखो, इसका हम कुल मिला के एक सारांश निकालते हैं।
अब इसका सारांश थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको आप मिटा के थोड़ा आगे डिटेल कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ बीच में लाइन नहीं खींची है, ध्यान रख लेना, ये इसलिए नहीं खींची, ये दोनों को एक साथ ही हो रहा है ये परीक्षण। तो यहाँ से देखो F1 10% प्लस F2 10%, इसके बाद में S1 30%, इसके बाद में F3 2 निर्माणात्मक 1 योगात्मक। अब वापस F3 10%, F4 10% और S2 30%। टोटल कितने हो गए? 100%। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि CCE में, ध्यान से सुनना, लिख भी लेना, CCE में कुल कितनी रचनात्मक परीक्षाएं होती है? तो आपका उत्तर होगा 4। CCE में कुल कितनी परीक्षाएं होती है? तो आपका उत्तर होगा 4। CCE में कुल कितनी योगात्मक परीक्षाएं होती है या कुल कितनी समेटिव परीक्षाएं होती है? आपका उत्तर रहेगा 2। ध्यान से सुनना, कुल रचनात्मक परीक्षाएं कितनी हुई? 4। कुल योगात्मक परीक्षाएं कितनी हुई? 2। और CCE में कुल परीक्षाएं कितनी हुई? 6। ध्यान से सुन लिया, 1 2 3 4 5 6, कुल परीक्षाएं कितनी हो गई? 6। कुल 6 हुई। निर्माणात्मक कितनी हुई? 4। योगात्मक कितनी हुई? 2। अर्थात हर 2 निर्माणात्मक के बाद 1 योगात्मक, तो 2 के बाद में 1, फिर 2 के बाद में 1, तो 4 और 1। अब आपको वेटेज ध्यान रखना है, कुल रचनात्मक परीक्षाओं का वेटेज कितना प्रतिशत है? तो देखो 10, 10, 20, 30 और 40। ध्यान रखना है, कुल रचनात्मक परीक्षाओं का वेटेज है वो 40% है। और कुल समेटिव परीक्षाओं का वेटेज कितना है? 30 और 30 60, और कितना हो गया? 100%, और ये भी 100%। अब सुन लो, कितने भी क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं। एक बार मैं वापस दोहरा देता हूँ, काफ़ी बार दोहरा चुका हूँ कि 2 रचनात्मक परीक्षाओं के बाद 1 योगात्मक परीक्षाओं का आयोजन होता है। हर एक रचनात्मक परीक्षा का भारांक 10% होता है और हर एक योगात्मक परीक्षा का भारांक 30% होता है। अर्थात अगर रचनात्मक परीक्षाएं 4 होती है तो फिर उनका भारांक 40% होता है, और योगात्मक परीक्षाएं 2 होती है, उनका भारांक कितना होता है? 60%। ध्यान से सुनना, F1, F2, S1, ये S1 क्यों आया? F1 और F2, इसका भारांक कितना है? 10%, इसका भी 10%, इसका 30%, इसका भी 10, इसका भी 10। तो ये तो हो गए F1 वाले। तो F1 वाले कुल भारांक कितने हुए? 40%, और S1 और S2 वाले कुल भारांक कितने हुए? 60%। तो ये भी पूरा सिस्टम यही हो रहा है 100% वाला, और ये भी पूरा हो रहा है। अब बात आती है आयोजन की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई पहला जो सेमेस्टर यहाँ होता है, ध्यान रखना है, रचनात्मक और निर्माणात्मक जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती है, इनका आयोजन विद्यालय स्तर पर होता है, एक तरह से अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समकक्ष होती हैं। और ये जो योगात्मक परीक्षण जो आखिरी में पहुंचते हैं, इस स्टेप से आधे से जब लास्ट में पहुंचते हैं, तो इनका आयोजन तो विद्यालय स्तर पर ही होता है, लेकिन इनका पेपर बनाना, इनकी उत्तर पुस्तिकाएँ जाँच करना, इनका रिजल्ट तैयार करना, ये CBSE करती है। यानी इसका बोर्ड कौन है? CBSE ने लागू की थी, तो ये कार्य कौन करता है? CBSE ही करता है। एक बार आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, फिर उसके आगे की बता देता हूँ आपको। हाँ, आप आराम से लिख लीजिए। हाँ, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर देख लेंगे और भी कोई आपका लिखना हुआ बाकी रह गया हो तो। चलो भाई।
एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो दो मोटे तौर पर हमने बात कर ली, एक और लिख लो इसमें। आयोजन इसका होता है विद्यालय स्तर पर, और इनका भी जो आयोजन होता है वो विद्यालय स्तर पर, लेकिन इनकी जांच, पुस्तिकाओं की जांच, पेपर बनाना और रिजल्ट, ये सारी चीज़ें कौन करता है? CBSE। क्योंकि आखिरी जब योगात्मक परीक्षण होगा ना तो सारी चीज़ें अब आखिर में रिजल्ट ही आना है, तो उसकी जांच करना, अंतिम रूप से उनका पेपर बनाना या उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, उनका रिजल्ट तैयार करना, वो सारा कौन करता है? CBSE करता है। एक इसमें थोड़ी सी एक चीज़ खास हो रही है, खास ये है कि रचनात्मक परीक्षण में जो S1 में जो पहले सिलेबस था, या थोड़ा सा ध्यान रखना, S1 में जो सिलेबस जिसका टेस्ट हो चुका है S1 में, तो ध्यान रखना जो पाठ्यक्रम S1 तक हो चुका था या जिस पाठ्यक्रम का परीक्षण वो S1 तक ले लिया गया था, उस पाठ्यक्रम को S2 में नहीं दोहराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी इसमें अलग चीज़ है RBSE बोर्ड से। क्या है? मान लीजिए एक किताब में 10 पाठ हैं और से F1 F2 के अंदर पहले F1 में 2 पाठों का परीक्षण किया गया, F2 में 3 पाठों का परीक्षण किया गया, और कुल मिला के जब समेटिव फर्स्ट हुआ तो उसमें टोटल 5 पाठों का कर लिया गया, मान लीजिए। लेकिन जब ये वापस आगे वाले 5 पाठ होंगे जो F3 और F4 में होंगे, तो पीछे वाले जो 5 पाठ थे उनको वापस S2 वाले पेपर में नहीं दोहराया जाएगा, उनको इतना ही सिलेबस में से पूछा जाएगा। ये इसकी अलग चीज़ है, ठीक है, याद रख लेना। तो इनका आयोजन विद्यालय स्तर पर ही होता है, लेकिन इनका आयोजन भी विद्यालय स्तर पर होता है, लेकिन कॉपी वगैरह जांच है वो कौन करता है? बोर्ड या एजेंसी करती है। अब इसमें राजस्थान की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। देखो भाई, राजस्थान ने क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, CCE का SIQE कर दिया, जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ। जब उन्होंने SIQE की कर दिया तो क्या आप ग्रेडिंग सिस्टम अभी राजस्थान में कहीं देख पा रहे? तो आप देखेंगे कक्षा 1 से 5 तक, ध्यान से रखना, शायद मेरे हिसाब से ये सत्र रहा होगा 2018-19 का, 2018-19 के सत्र से कक्षा 1 से 5 तक ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया। लेकिन ध्यान रखें, कक्षा 1 से 5 तक F1 F2 F3 F4 ऐसा सिस्टम नहीं किया, उन्होंने कर दिया S1 S2 S3, 3 ही किया। एक नीचे लिखो राजस्थान के संदर्भ में। ये तो यही खत्म हो गया ऊपर वाली बात। तो अब यहाँ हम राजस्थान के संदर्भ में कर लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कक्षा 1 से 5 तक सत्र 2018-19 में, कक्षा 1 से 5 तक 2018-19 में का जो सत्र था उसमें S1 S2 और S3 3 योगात्मक परीक्षण लिए जाते हैं, सीधे 3 योगात्मक परीक्षण होते हैं डायरेक्ट। ध्यान रखना, राजस्थान में F1 F3 ये तो CBSE करती है, RBSE जो है ध्यान रखना RBSE द्वारा, RBSE ने इस पैटर्न को कैसे लागू किया? छोटी कक्षाओं में, कक्षा 1 से 5 तक S1 S2 और S3 के रूप में कर दिया। और उन्होंने क्या किया, S1 का जो वेटेज रखा था वो 45% रखा था, और S2 का वेटेज रखा था वो 40% रखा था, S3 का जो वेटेज रखा वो उन्होंने रखा है 15%। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 100%। पहला जो समेटिव टेस्ट है उसका राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक वेटेज 45, S2 का 40 और S3 का 50%। तो कुल मिला के ये इनका राजस्थान के संदर्भ में आपको बात हुई। एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान में CCE का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ये भी आप पूछ सकते हैं। CCE का राजस्थान में प्रशिक्षण केंद्र वो है भाई, याद रख लेना, मोस्ट है उदयपुर। CCE का राजस्थान में जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। एक बार इसको लिखिए, फिर मैं पूरे कंप्लीट को मिटाता हूँ। इसमें कुछ बातें और है आपको बतानी। तो देखो,
हमने क्या कर लिया, प्रथम सत्र हो गया, द्वितीय हो गया, कॉपियों की जांच तक कर ली, रिजल्ट तैयार कर लिया। फिर हमने राजस्थान के संदर्भ में देखा आरबीएसई ने इसको कैसे अपनाया, कक्षा 1 से 5 तक लिया, वो भी 2018-19 के सत्र में। और इसमें 3 योगात्मक परीक्षाएं करवाई गई। F1 F2 वाला नहीं, निर्माणात्मक और रचनात्मक नहीं करवाई गई। S1 S2 S3 3 परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है। S1 का भारांक वो 45% है, S2 का 40% है और S3 का 15% है। ठीक है भाई। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। और इसको आप बहुत अच्छे से किताब में देखना, जैसे पढ़ोगे तो ये F1 F2 F3 सारी चीज़ें अच्छे से अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इतने दिन आपको लगता था कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अब अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, ये सिंपल सी बात लिखी हुई थी। तो देखो भाई, अब राजस्थान में जो ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने रखा वो क्या रखा, देखो यहाँ आप हेडिंग लगा लीजिए, ग्रेडिंग प्रणाली। राजस्थान में ग्रेडिंग प्रणाली क्या रही थी, आप कई लोग जानते भी हैं, फिर भी आप देख लो क्या रखा गया इन्होंने। ये परसेंटेज की बात है। इसमें 2-3 चेंज है। 41 से 50 तक तो आपके शायद सेम है। इसके अंदर बाद में है 32 से 40 एक और है, और 32 से 40 के बाद में है 21 से 32 और 20 से कम एक, ये भी लिखना 21 से 32, 33 से ले लो इसको। कम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 है। अब 9 में अंदर आपको क्या करना है, ग्रेड देना है। देखो इसको कैसे देते हैं, जो 91 से 100% जिनके हैं उनको वो मानते हैं A+। ध्यान से सुनना, A+। और कई जगह इसको A1 भी दर्शा दिया जाता है। जो 1 है वो प्लस है। 81 से 90 के बीच में है उसको दर्शाया जाता है सिर्फ A, या फिर इसको दर्शाया जाता है A2। ध्यान से सुनना। फिर 71 से 80 के बीच में उनका रहेगा B+, या हम कहेंगे B1। 61 से 70 के बीच में सिर्फ V या फिर B2। फिर 51 से 60 के बीच में C+ या C1। 41 से 50 के बाद में C या C2। यहाँ तक तो देखो 6, पहली ग्रेडिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं। 6 तक तो A+, A, B+, B, C+, और D तक, C तक चलता है। 50 तक जो चल रहा है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो D वाला है, देखो यहाँ तो क्रम भी 10-10 का चल रहा है। D वाला जहाँ पर भी ये क्रम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो 7वीं जो ग्रेडिंग है इसमें उन्होंने सिर्फ D को रखा है, या आप इसको D1 कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ D रखा है, D1 भी नाम नहीं दिया है। इसके बाद में 8वीं जो रैंक रखी है उन्होंने 21 से 32 तक, वो उन्होंने E+, या हम कह सकते हैं E1 रखा है। और 20 से कम जो है इनको इन्होंने क्या नाम से रखा है, E2 से रखा है। ठीक है भाई, सिर्फ E भी कर सकते हैं या फिर E2 भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देखो आप 6 तक तो कंटिन्यू रख लो, 41, 51, 61, 71, 81, 91, इसको इस तरह से प्लस में रखो और इनको इस तरह से प्लस में रखो। यानी 41 से 50 के बीच, 50 से आगे वाला 51 से 60, 60 से आगे वाला 61, 70, 70 से 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या होगा आगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। डी की एक ही रखी है, डी की श्रेणी एक ही रखी है उन्होंने, वो रखी है 33 से 40 के बाद में डी। देखो हमारे 33% लास्ट पास होता है, तो उन्होंने डी रख दिया उसको 33 से 40 के बीच में। अब उन्होंने 33 से 40 के बीच में डी रख दिया, 21 और 32 के बीच में E+ या E1 रख दिया। अब देखो इसके अंदर आप 2-2 के जोड़े बनाओ। अगर आप 2 लिखोगे ना तो ये कैटेगरी किसकी है, एक ही है सिर्फ। अब देखो एक ही है का मतलब A+ भी इसमें है, A भी इसमें है।
या A1 A2 दोनों इसमें है। तो ये आपको पूछ लिया जाए प्रश्न में कि CCE के अंदर A भारांक कितना है, A भारांक कितना है, तो वहाँ आपको ऐसे दे देंगे 81 से 100, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। अगर विकल्प में 81 से 90 लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, अगर 81 से 90 लिखा हुआ है तो आपका सीधा सीधा उत्तर है। लेकिन अगर 20-20 का गैप देता हो अगला, देखो इसमें भी 20 का गैप बनता है, ये B1 B2 है, लेकिन रैंक तो दोनों की B पे आती है, प्लस माइनस जो भी है आती B पर है। इसी तरह से C पर आप देख लीजिए, इन तीन का विशेष ध्यान रखें। एक लास्ट वाला D है, 8वां और 9वां, इनका क्या है E। तो A B C ये तीन तो क्या है 20-20 के है, जिसमें क्या है आपको अगर ऐसा पूछ ले कि B का भारांक कितना है राजस्थान में, तो आपका सीधा उत्तर होगा B का भारांक 61 से 70 है। लेकिन अगर इस तरह से विकल्प में देते B का भारांक कितना है 61 से 80, 81 से 100, 41 से 60 या फिर 20 से 32, इस तरह से दो दो के दे देना, तो ये पूरी कैटेगरी A की है, ये पूरी श्रेणी B की है, ये पूरी श्रेणी C की है, ये D की है। और D का पूछ सकते हैं, D का इकलौता है 33 से 40 और कई किताबों में 32 से भी 40 किया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये लिखो भाई, ये अपने CCE के अंदर ग्रेडिंग प्रणाली है। मिटा दो इनको, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, उतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है ना तो काफ़ी लोगों के बीच में से निकल कर हम आगे आते हैं, क्योंकि ऐसे देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कितना। ये तो देखो आपका पढ़ा हुआ भी है, पीछे वाला ना F1 F2 वाला, वहाँ ध्यान रखना आपको किताब में FA भी मिलेगा और SA भी मिलेगा, तो बात एक ही है। A का अर्थ मूल्यांकन होता है, एवल्यूशन होता है, तो आप उसमें परिमित मत होना, है ना। A का मतलब क्या होता है मूल्यांकन, एवल्यूशन हो जाएगा। S का मतलब समेटिव, तो समेटिव एवल्यूशन, फॉर्मेटिव एवल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पे SA या FA लिखता तो वो भी वही बात है। चलो भाई, ये हो गई ग्रेडिंग प्रणाली। इवैल्यूएशन होता है, अच्छा इवैल्यूएशन, हाँ SA भी होता है। अब देखो इसके बाद में हम करते हैं, अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि राजस्थान में CCE का नाम है वो SIQE कर दिया गया है। तो अब जैसे SIQE किया ना, तो उन्होंने CCE को क्या एक परीक्षा का पैटर्न मान लिया, CCE को क्या मान लिया एक परीक्षा का पैटर्न था। और SIQE जो मेथड जो करती है वो 3 तरह की परीक्षाएं आयोजित करवाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे भी बनता है, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, पढ़ना आपका काम है। राजस्थान में CCE की बेस पर आपको पूछा जा सकता है, राजस्थान में CCE के बेस पर कितनी परीक्षाओं का आयोजन होता है। CCE की तरह तो 3 परीक्षाओं का आयोजन होता है। देखो एक तो राजस्थान में 3 तरह की परीक्षाएं होती है। ग्रेडिंग प्रणाली की राजस्थान में कितने तरह से परीक्षाएं होती है, 3 तरह की, तीनों के नाम याद कर लेना। एक का नाम तो है, पहली का नाम तो है CCP, CC, और एक है ABD, एक है CCE। जो CCE तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके, वो तो हो गया। अब एक आपको ABL है, सॉरी D नहीं है, L। अब ग्रेडिंग देने के लिए राजस्थान में 3 तरह की परीक्षाओं का आयोजन होता है, CCP, ABL और CCE। तो CCE तो हम पढ़ चुके हैं, ये CCE तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, हाँ, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशंस। ABL, हाँ मैंने आपको मूल्यांकन में एवल्यूशन में A बताया था, नहीं सॉरी E होता है, वहाँ A का मतलब एवल्यूशन नहीं, दूसरा ही है। तो CCP, इसका अर्थ फुल फॉर्म याद रख लेना, चाइल्ड, पहला C का चाइल्ड, फिर दूसरा C का सेंटर्ड और पेडोलॉजी। चाइल्ड, सेंटर, पेडोलॉजी, ये परीक्षाओं का आयोजन होती है। बाल केंद्रित मनोविज्ञान, बाल केंद्रित विद्या। आपको कोई पूछेगा ग्रेड निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की प्रणाली
क्या मानते हैं, कौन सी प्रणाली जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम से है, कौन सी प्रणाली है वो ग्रेडिंग सिस्टम वाली नहीं है, तो वहाँ अर्धवार्षिक परीक्षाएं, मूल्यांकन परीक्षाएं ऐसा नाम दे देंगे। आपको 3 का याद रखना है। राजस्थान में 3 तरह की ग्रेडिंग प्रणाली है, 3 तरह की ऐसी परीक्षाओं का आयोजन होता है जिनसे हमें ग्रेड मिलती है। देखो सिंपल बातें हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी, एक तो ये मेथड चलता है, इसके अलावा एक ABL चलता है, ये जो ABL चलता है उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। दूसरा एग्जाम कौन सा होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडोलॉजी और तीसरा होता है CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस। तो ध्यान रखें, राजस्थान में जो है 3 तरह की एग्जाम आयोजित करवा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका आप हिंदी में नाम लिख देता हूँ मैं और अच्छे से समझ में आएगा। इसको हिंदी में कहते हैं चाइल्ड को बाल केंद्रित विधियां या बाल केंद्रित मनोविज्ञान प्रणाली, विधियां की प्रणाली ऐसा भी कर सकते हैं। और क्रियात्मक आधार अधिगम या सिखाना, क्रियात्मक रूप से करके सिखाने वाले। फिर कंटिन्यूस कंप्रेंस, ये आपका सतत व्यापक मूल्यांकन है। तो कुल मिला के इनको लिखिए एक बार, फिर देखते हैं आगे। चलो भाई, अब हम एक बार वापस देख लेते हैं शुरू से। देखो हमने कुल मिलाकर पढ़ा ये सतत मूल्यांकन। सतत का अर्थ हमने पिछली क्लास में देखा, फिर व्यापक का देखा, फिर हमने मूल्यांकन। अब एक मूल्यांकन और मापन में अंतर भी हमने देख लिया। मापन एक सीमित शब्द है, मूल्यांकन एक विस्तृत अर्थ देता है। फिर मूल्यांकन जो किया जाता है वो हमने किसके बेस पे देखा है, CCE के बेस पे। और CCE जो है वो CBSE के द्वारा आयोजित होती है। RBSE क्या करवाती है, CCE के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, जिसमें 3 तरह के समेटिव टेस्ट लिए जाते हैं। पहला जो समेटिव टेस्ट होता है उसका भारांक 45%, दूसरा होता है उसका 40% और तीसरा जो समेटिव टेस्ट होता है उसका भारांक 15%। ऐसी विधि उन्होंने सबसे पहले सत्र 2018-19 में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों पर लागू की गई थी ग्रेडिंग देने के लिए। तो ये तो हो गई थी आपकी क्या, राजस्थान के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि जैसे CBSE बोर्ड राजस्थान के संदर्भ में किस तरह से कदम उठाती है, CCE की परीक्षाओं का आयोजन कैसे करवाती है। तो जितनी भी स्कूलें CBSE बोर्ड से चलती है उनका पैटर्न ये रहता है कि वो 2 सत्र करते हैं पहले, जो पहला मार्च से अक्टूबर तक होता है, फिर अक्टूबर से वापस मार्च तक होता है। तो इस 2 सत्रों में वो 2 तरह की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। पहली जो होती है वो निर्माणात्मक, रचनात्मक या प्रारंभिक कक्षाएँ होती है। दूसरी होती है वो योगात्मक या अंतिम कक्षाएँ, अंतिम परीक्षण होते हैं। प्रारंभिक को हम F नाम से संबोधित करते हैं, फॉर्मेटिव होती है। तो और योगात्मक जो होती है उसको हम S नाम से करते हैं, वो सम्मेटिव होती है। अब इनकी प्रोसेस कैसे चलती है, प्रोसेस साथ चलती है। पहले F1 करवाया जाएगा 10% भारांक, फिर F2 करवाया जाएगा 10% भारांक। जैसे ही 2 अब निर्माणात्मक हो जाएंगे तो फिर एक योगात्मक होगा जिसका नाम
क्या रखा जाएगा, हम S1 के नाम से, और S1 का जो भारांक होगा वो 30% अंकों का होगा, अर्थात पहली जो 6 माही होगी वो 50% की हो जाएगी। उसके बाद में तीसरे F3 का आयोजन होगा, उसका भारांक भी 10% होगा, फिर F4 का होगा, उसका भारांक भी 10% होगा, और उसके बाद में क्या होगा, S2 होगा जिसका भारांक 30% होगा। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी ग्रेडिंग प्रणाली होती है उसमें F वाले जो टेस्ट होते हैं उनका भारांक होता है वो 40% होता है, और S वाले जो टेस्ट होते हैं, समेटिव टेस्ट होते हैं, उनका भारांक 60% होता है। ये उन्होंने हमने बात कर ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन करवाई जाती तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो CCE का प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में है, वो कहाँ पे है, उदयपुर में। विशेष रूप से ध्यान रखें, उदयपुर के अंदर इनका प्रशिक्षण केंद्र है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि ग्रेडिंग कैसे दें। तो ग्रेडिंग में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले 91 से 100 तक A+ दी जाती है, और फिर आपके 81 से 90 तक A दी जाती है। A1 बोल सकते हैं प्लस वाले को, और जो सिर्फ A है उसको A2 बोल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 81 से लेकर 100 तक जो है वो एक ही श्रेणी के, एक कैटेगरी का भारांक होते हैं। उसके बाद में हम उसके 2 माइनस और करेंगे तो हमारा रहेगा 71 से 80 B+ में रहेगा, फिर 61 से 70 है वो सिर्फ B रहेगा, वो B+ जो है वो B1 और B2। तो 61 से लेकर 80 तक हमारा भारांक जो कैटेगरी रहेगी वो B के नाम से संबोधित करेंगे। फिर हम इसी तरह से 51 से C तक करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, 51 तक हमारा जो चलेगा, तो ध्यान रखें 32 से लेकर कई जगह 33 किया हुआ, 33 से लेकर 40 तक D वाले रहते हैं, और 21 से लेकर 32 तक E1 होता है, और 20 से नीचे है वो E2 होता है या सिर्फ E होता है। तो हमने 9 जो कैटेगरी, जो ग्रेडिंग में 9 कैटेगरियाँ डिवाइड की गई है आपके इसके अंदर CBSE बोर्ड द्वारा। और 9 कैटेगरियों के बाद में हमने ये अच्छे से पढ़ा है कि CCE का जब नाम चेंज किया गया SIQE, तो उन्होंने इस तरह की CCE की तर्ज पर 2 परीक्षाओं का और आयोजन है वो राजस्थान के द्वारा किया जाता है। पहली है CCP जो बाल केंद्रित परीक्षाएं होती है, जिसका नाम है चाइल्ड सेंट्रल पेडोलॉजी, और दूसरी होती है ABL आधार जो लर्निंग करवाई जाती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और आखिरी जो CCE चल रही है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो कुल मिला के आज हमने इस पूरे के पूरे सतत एवं समग्र मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन जो है, इसको 2 क्लासों में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब इसमें जो परिभाषाएँ कुछ विद्वानों ने दी है या इसके अलावा जो चीज़ें हैं, तो वो आपका काम है। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप अपने जो है लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, और इन चीज़ों को आपको संज्ञान में रखते हुए आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम अगली क्लास में अब एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।